नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर ऐलान अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज से अप्लाई किए बगैर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री बिजली मिल जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों को, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1। तो 70113 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो। हाय, HI हाय व्हाट्सएप कर दो। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी। समझ गए। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, वो नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि और खबर लखनऊ से है। सपा कार्यालय के बाहर हंगामा जारी। पुलिस और समाजवादी नेताओं के बीच धक्का मुक्की। सपा विधायक को पुलिस ने विधान भवन जाने से रोका। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ नेता कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस ने कई समाजवादी पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया। सपा नेताओं को इको गार्डन लेकर पहुंची पुलिस। हिरासत में लेकर विधायक इको गार्डन में मौजूद हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्हें विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि ज्वाइंट CP की तरफ से आकर इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी जाती है और कहा जाता है कि हम किसी को भी प्रदर्शन करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन शासन और कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही इको गार्डन में ही प्रदर्शन अलाउ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक नेता वहां जब तक चाहे, जितनी देर चाहे प्रदर्शन कर सकते हैं,
लेकिन अगर वो चाहें कि विक्रमादित्य मार्ग पर वो प्रदर्शन करें, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें इस बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई, हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। पुलिस ने कई सपा नेताओं को इस दौरान हिरासत में लिया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि रात से ही आरोप ये लग रहे हैं कि उनके घर के बाहर ही पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि वो प्रदर्शन ना कर पाए। हिरासत में ले गए विधायकों को इको गार्डन में छोड़ा गया। सपा कार्यालय के बाहर भारी हंगामा। तस्वीरें लगातार लखनऊ से आप लोग देखते रहे। देखिए, निकाय चुनाव अब सर पर हैं और निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर सपा विधायकों का हुजूम आप देख सकते हैं। 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर विधानसभा पर पुलिस का पहरा है, इसीलिए वहां पर कोई हलचल नहीं है और दूर दूर तक कोई आपको नेता नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर विधानसभा के सभी गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। एक और तस्वीर जहां पर पुलिस और नेताओं की झड़प आपको देखने को मिलेगी। कई नेताओं को घसीटकर भी वहां से हटाया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। हिरासत में कई समाजवादी पार्टी के नेता, किस तरीके से उनको पकड़कर ले जाया गया, डिटेन किया गया और फिर उनको इको गार्डन में छोड़ा गया, एक वो तस्वीर है। और एक और तस्वीर है सपा विधायक नजरबंद जहां पर किए गए। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को नजरबंद किया गया और उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि उन्हें नजरबंद किया गया, उनको उनके घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप पुलिस वालों को उनके घरों के बाहर पहरे पर देख सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहीं घसीटते नजर आएंगे आपको पुलिस वाले, तो कहीं पर डिटेन करते नजर आएंगे, कहीं पर उनके घर के बाहर पहरे देते नजर आएंगे, तो कहीं पुलिस वाले और नेताओं के बीच की झड़प की तस्वीरें हैं। और एक और तस्वीर विधानसभा के बाहर की है जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है और इसीलिए वहां पर किसी भी नेता को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों का यह कहना है कि हम विधायक हैं और हम विधानसभा के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी हमको वहां नहीं जाने दिया जा रहा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो सुनिए। आज चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी, उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर अथवा जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे और हमने जो हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश है, उनसे सभी को अवगत कराया। और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है, जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। धरना प्रदर्शन करने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। धरना प्रदर्शन कहाँ किया जाता है ये स्थान निर्धारित किया गया है और निर्धारित स्थल पर ही करें, यही बात उन्हें बताई गई है, उन्हें अवगत कराया गया है, वहीं पर उन्हें भेजा गया है। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें और दूसरी बात, जहाँ पर मैं साहब अपनी बात पूरी करूँ, बिल्कुल करिए। जिन लोगों को भी इको गार्डन भेजा गया है वहाँ पर पुलिस उनकी सुरक्षार्थ मौजूद रहेगी। यहाँ से भी उन्हें सकुशल सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए हमने पहले भी कहा था, हमने उन्हें बताया था कि वे सीधे इको गार्डन ही चले जाएं, पर चूंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे कुछ, उन्हें भी यहाँ पर फिर अभी यहाँ से वहीं पर भेजा गया है। अखिलेश यादव से कोई आपकी बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुआ, किस तरीके से प्रदर्शन न किया जाए, परमिशन नहीं लिया गया है? देखिए, हमने अपने ये जो बात आपको बताई है, शासन के निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित जो प्रदर्शन स्थल उसके बारे में अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन तक भी पहुंचाई है और हमारा सुबह से यही प्रयास था और अभी भी यही प्रयास बना रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जहां पर निर्धारित किया गया स्थल वहीं पर हो, उसके अलावा अन्य कहीं ना हो। कुछ लोग मुझसे भी पूछे थे कि साहब ट्रैफिक बाधित नहीं होता अंदर जाकर। आपने देखा ही कुछ विधायकगण के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी साथ में जाते हैं और अकारण अनावश्यक लोग बहुत सारे यहाँ सड़क पे परेशान हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा का सामना शहर की जनता को ना करना पड़े, व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से हम संचालित कर पाएं, इसीलिए ये सारी कार्रवाई की आज। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा के कद्दावर नेता सुखराम सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने सीएम योगी के फैसलों की तारीफ की। दिल्ली में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। महंगाई के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि आज विधानसभा के सामने वो प्रदर्शन करेगी। इसी बीच पुलिस ने कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखराम सिंह यादव जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा था कि विधानसभा के बाहर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, कई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद घर ही में कर दिया गया है। देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष के पास एक ही रास्ता होता है, प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात को सरकार के सामने लाने का काम करती है। और उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को सुनना चाहिए, प्रदर्शनकारियों की मांग जो है उस पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार से उत्पीड़न करके उन्हें नज़रबंद नहीं करना चाहिए। बिना बात सुने समझे उनको इस प्रकार से नज़रबंद करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। इस रवैये को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बयान आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और उसके अधिकार को कायम रहना चाहिए, उसके अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कयास लगाया जा रहे हैं कि एक बार फिर से अखिलेश यादव को ये जिम्मेवारी दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक बेहतर उम्मीदवार, एक बेहतर अध्यक्ष रहेंगे? मैं समझता हूँ जब तक मुलायम सिंह जी हैं तब तक ये भी कहना संभव नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। यदि मुलायम सिंह जी नहीं चाहेंगे तब आगे की बात की जा सकती है। हम लोग मुलायम सिंह के समर्थक हैं, हम चाहते हैं मुलायम सिंह फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। अखिलेश यादव को आखिर आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बने? क्या उनमें वो काबिलियत नहीं है जो मुलायम सिंह यादव में थी? जब तक माननीय मुलायम सिंह जी इन्होंने पार्टी बनाई है, जब तक उनका हमारे आशीर्वाद हमें प्राप्त है, हम लोग ये मानेंगे कि माननीय मुलायम सिंह ही इस नेतृत्व करने में सक्षम हैं और उन्हें ही बनना चाहिए। सर, हाल ही में देखा गया है किस तरीके से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की नाराज़गी की खबरें निकलकर सामने आई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है और कहा है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में आगे की सीट देनी चाहिए। आप किस तरीके से इस पत्र को देखते हैं? देखिए, ये एक कूटनीतिक पत्र है। मैं समझता हूँ, मैं भी विधान परिषद का सभापति रहा हूँ। पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया है और पत्र के क्या मायने हैं, मैं समझता हूँ कि केवल एक कमेंट है शिवपाल सिंह के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नाराज़गी की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से मनाने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। मनाने का प्रश्न नहीं है, ये जानबूझकर ऐसा पत्र लिखा गया है ताकि शिवपाल सिंह चर्चा में आवें। और जब शिवपाल सिंह की अलग पार्टी इन्होंने घोषणा कर दी है तो ये संभव नहीं लगता है कि इन्हें इस पद का कोई महत्व है। लेकिन कूटनीतिक तरीके से ये पद लिखाया गया है। इसके जब आप आगे समय आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पद लिखाने का मतलब क्या था। आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की बात कही है और सर्वे हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस आदेश को? देखिए, सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसी शिकायतें आई हों, कुछ वजह से फर्जी तौर से चल रहे हैं, ऐसे बहुत से स्कूल भी फर्जी तौर से चलते हैं, तो इन सर्वे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र में सरकार का दायित्व है, यदि कोई शिकायत आती है तो उसकी जाँच करें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखराम सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी मदरसा फर्जी तरीके से चल रहा है तो सरकार ने आदेश दिया है सर्वे के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन गोरक्षपीठ में श्रद्धांजलि समारोह समापन में शामिल हुए सभी संतों का आयोजन समिति की ओर से आभार। संतों ने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया। गोरक्षपीठ आजादी के अभियान का हिस्सा बना। धर्म भी पराधीनता का दंश झेल रहा था। देश को आगे बढ़ाना होगा, राष्ट्र को समर्पित है गोरक्षपीठ की परंपरा। भारत ताकत की ओर बढ़ रहा है, देश को महाताकत की ओर बढ़ना होगा। आज प्रदेश में ज्वर मस्तिष्क नियंत्रण में है, यानी दिमागी बुखार कंट्रोल में है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे और यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया और इस दौरान में उन्होंने कहा कि देश को महाताकत की ओर बढ़ाने के लिए कदम उठाना होगा। आज प्रदेश में बेहतर हालात हैं।
और शासन ने 13 जिलों में 18 नए थानों को मंजूरी दी है। गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर देहात में बनेंगे नए थाने। देवरिया, औरैया जिले में भी 2-2 नए थाने बनाए जाएंगे। स्वीकृत किए गए थानों के लिए जल्दी पदों का सृजन भी होगा। सपा नेता आजम खान गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी हालत खराब हो गई थी। आईसीयू में भर्ती हैं। सपा नेता आजम खान दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में इस वक्त वो हैं और जांच के बाद हार्ट अटैक डॉक्टर्स ने उनको बताया। जांच में उनके दिल की एक नस में ब्लॉकेज मिला है। फिलहाल आजम खान की हालत स्थिर बताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां फारूक नगर गांव में तनाव की स्थिति। एक विशेष समुदाय पर युवक की हत्या का आरोप है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। आरोपियों ने युवक की हत्या की बात कबूली है। युवक की हत्या कर शव बड़े नाले में फेंका गया। पुलिस ने मृतक की बाइक नाले से बरामद की है। एनडीआरएफ की एक टीम शव की तलाश कर रही है। 4 दिन से युवक के शव की तलाश जारी है। युवक की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। और वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने वहां पर गांव में पहुंचकर खबर के सही तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। विकास भाई, जिनकी हत्या हुई कौन थे वो? चाचा है मेरे सगे। क्या हुआ, क्या मामला निकलकर सामने आया अभी तक? मामला कुछ नहीं निकल रहा है जी, कुछ भी नहीं मारा। और ये जो खाली बस यही बता रहे हैं कि हमने यहाँ मार के फेंका था, यहाँ मार के फेंका था, कुछ सामने नहीं आ रहा। 4 दिन से हम जो एनडीआरएफ की टीम भी आई है, हमें गांव के भी जो तैराक हैं वो भी सारे में तलाश करके देखिए, नदी में कुछ नहीं मिल पा रहा है। जो सिटी फॉरेस्ट है वहाँ भी जाल लग रहा है, वहाँ भी हम रात भर बैठे हैं, पूरी रात बैठे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें। पर यही है जी, हमारे उसकी चाचा के हमारे कुछ तो मरा जिंदा कैसी कुछ तो मिले, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जैसे वो कह रहे हैं, बयान भी बदल रहे हैं आरोपी, जिस तरह से हमें भी खबरें मिली हैं, क्या लगता है आपको और कब से उनके साथ काम कर रहे हैं? काम तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। ऐसा कुछ अभी विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने काम करते हैं, डेली शाम को आते हैं, उन्हें साथ लेके भी जाते हैं और आते भी हैं। रोज उन्हें गैर लेके जाते हैं साथ और लाते भी हैं। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसों का कोई विवाद हो या किसी भी चीज़ को लेकर कोई विवाद हो जो कभी सुना हो लेकिन अनसुना कर दिया हो? ऐसे तो कुछ नहीं है। तो जो पैसे वैसे उनके जो होते हैं वो लेने आ जाते हैं घर पे, दे भी देते हैं पैसे। पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। जिस दिन की वारदात है उस टाइम पे सुबह वो मेरे सामने में घर पर ही था, वो मेरे सामने ही बुला के ले गया था चाचा जी को सुबह के टाइम। फिर दोपहर के बाद वो खाना भी लेने आए हैं घर पे, जब भी साथ में देखा था मैंने, साथ में आए थे वो खाना लेने भी, और खाना लेके भी गए हैं, पानी की बोतल भी ले गए हैं। पर उसके शाम के बाद जो उन्होंने बताया है कि वो चाचा हमारे धोर से जो 2 बजे से लापता हैं। झूठ बोल रहे हैं। तीन बार आए हैं घर पे पूछने, 3 बार बयान बदला है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब तक बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद भी कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर पीएससी तैयारी कर रही है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ से लेकर लगभग 5 किलोमीटर दूर सिटी फॉरेस्ट तक इसकी जाँच करेगी और एक बार फिर लाश को तलाशने की कोशिश जारी रहेगी। गाजियाबाद से अपने सहयोगी राम त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं मृतक के शव की तलाश एनडीआरएफ लगातार कर रही है। बरामदगी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या के बाद लगातार उसके शव को तलाशने की कोशिश जारी है। इस वक्त मैं उसी सर्च अभियान का हिस्सा बना हूं और ये हिंडन नदी है और यहाँ जो है लगातार पीएससी और एनडीआरएफ संयुक्त अभियान चला रही है और कोशिश कर रही है। जो कहा गया है कि जो युवक था उसका शव इसी नदी में फेंका गया था कि वो सब मिल जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे अंकित, पीएससी के जवान, इनसे बातचीत करते हैं। जी अंकित भाई, ये बताइए किस तरह का अभी तक आपका सर्च अभियान रहा है और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है? सर, मैं कांस्टेबल अंकित मावी, 41 बटालियन पीएससी फिलड कंपनी रेड सेक्शन में। सर, हमारे द्वारा सर्च अभियान किया जा रहा है और अभियान का आज 5वां दिन है, जो एनडीआरएफ ने और 41 बटालियन पीएससी की रेड सेक्शन कर रहे हैं। और इसमें अभियान में जो है काफ़ी दलदल है, ठीक है, हिंडन में, और शोक समुद्र होने की वजह से थोड़ी अड़चन आ रही है, लेकिन हम जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिलने की उम्मीद है पूरी।
और संयुक्त अभियान हमारा चला है। अभियान का आज 5वां दिन है और अभियान आपके सामने अब भी हम कर रहे हैं, जो अपनी नाव के द्वारा और अपने कांटे से, और हमारे जो क्रू कमांडर हैं, हमारे 10 सदस्य टीम यहाँ आई हुई है और सर्च अभियान हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि सर्च अभियान कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतें जैसे आपने बताया कि शोक समुंदर है, दलदल है, इसकी वजह से हो रही है। क्या कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि हो सकता है डेड बॉडी नदी में फेंकी ही नहीं गई हो? क्योंकि परिजनों से हमने बातचीत की, उन्होंने भी एक शक ये जताया कि जहाँ तक है हिंडन नदी में डेड बॉडी फेंकी नहीं गई है। तो क्या लगता है आपको? केवल यहाँ पर जो परिजनों के द्वारा रिपोर्ट करी गई है और यहाँ पर जो हमें सूचना मिली है कि हिंडन चौकी इंचार्ज द्वारा हमें बताया गया है कि भाई जो है डेड बॉडी जो है हिंडन में फेंका गया, तो ये केवल शक के आधार पर ही हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसके कि डेड बॉडी जो है हिंडन नदी में ही है। और जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि डेड बॉडी को किस तरीके से ढूंढना है, और जो हमारे इक्विपमेंट है हमारे साथ, वो उनका हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी में हमें सफलता मिले। अगर डेड बॉडी यहाँ पर डाली गई है तो निश्चित ही डेड बॉडी मिलने की पूरी उम्मीद है और हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे। और लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग के बाद से सरकार अब सख्त नजर आ रही है। बगैर मानक के बनी बिल्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन उन अफसरों पर भी कार्रवाई कब होगी जो लंबे समय से एक ही कुर्सी पर टिके हैं, ये सवाल बना हुआ है। कानपुर सीएफओ एमपी सिंह की बात करें तो 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो अभी तक सीएफओ की कुर्सी पर वहीं जमे हैं। कार्डियोलॉजी और एक मॉल में आग की बड़ी घटना भी हो चुकी है। शहर में सैकड़ों अस्पताल, होटल हैं जिसको नोटिस दिया जा चुका है कि वो आग से बचाव के लिए उपकरण लगाएं। सवाल ये, आखिर बिना फायर एनओसी के कैसे अस्पताल और होटल चल रहे हैं? सीएफओ 5 साल से एक जगह कुर्सी पर टिके हुए हैं, लापरवाही भी कई बार नजर आती है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि उनको वहां से कहीं और पोस्ट तक नहीं दी जाती, कहीं उनकी पोस्टिंग तक नहीं होती। यहाँ पे हम लोग जो चेकिंग के संबंध में है, वो एक जो लेवाना में जो घटना हुई है, अपनी दुर्घटना, उसी की वजह से नहीं, इससे पहले से भी हमारे यहाँ ऑलरेडी स्कीम्स बनी हुई हैं, स्कीम 1, 2, 3, 4, 10 और 11 तक। तो अलग अलग कैटेगरी में जैसे ड्राइव चलाते रहते हैं, सिर्फ एक दिन होटल भवन, एक दिन नर्सिंग होम, एक दिन स्कूल, एक दिन औद्योगिक क्षेत्र, एक दिन पेट्रोल पंप। तो ये चेकिंग तो हम अब तो कर ही रहे हैं, इससे पहले से भी लगातार ये चेकिंग जारी है। तो अब भी जो है स्पेशली इस वक्त जो है वो थोड़ा सा होटल और हॉस्पिटल पे फोकस किया हुआ है, तो और ये लगातार चेकिंग चल रही है। मिलती है तो संबंधित जो एरिया ऑफिसर होते हैं वो उन पे जांच के लिए मतलब जो भी नोटिस वगैरह देते हैं और फर्दर उसमें उनको इन राइटिंग मतलब वो होता है। यहाँ पे लखनऊ में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की जान जाने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। लगातार उन होटलों, हॉस्पिटल व उन बड़ी बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो कि फायर एग्जीक्यूशन के सिस्टम अपने होटल या हॉस्टल नहीं लगा रखे हैं। अगर बात करें तो उन अधिकारियों पर भी अब गाज गिरनी तय हो गई है जो लंबे समय से एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं और किसी भी तरह की जो कार्रवाई है उस पर सक्रियता नहीं बरत रहा है। इस वक्त मैं कानपुर सीएफओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं सीएफओ ऑफिस है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर हैं नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं सीएफओ एमपी सिंह, वो अगस्त 2017 से कानपुर में तैनात हैं, लेकिन अभी तक किसी भी 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका तबादला हुआ है, ना ही इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2 बड़े कांड कानपुर में भी अग्नि के हो चुके हैं, एक कार्डियोलॉजी में और एक मॉल में आग लगी थी, जिसके बाद से लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर चेकिंग अभियान तो चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक अधिकारी इतने लंबे समय से एक ही विभाग में टिका हुआ है, आखिर उस पर किस तरह की कार्रवाई कब होगी। कानपुर से रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान और एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक करियर काउंसलिंग सेमिनार और हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी सिर्फ एक भाषा मात्र नहीं बल्कि हमारी मातृभाषा विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने एक सुर में हिंदी को कामकाज की भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए चीन, जर्मनी और फ्रांस की तट पर सभी से अपनी मातृभाषा में काम करने और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की वकालत की है। श्री वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमें शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थानों और कार्यालयों में भी हिंदी को ही प्रमुख रूप से कामकाज की भाषा के रूप में अपनाना होगा। मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा कि जिस तरह चीन, जापान, फ्रांस आदि देश अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस भाषा अंग्रेजी की बजाय अपने सभी कामकाज और व्यापार, शिक्षण, अन्य कार्य अपनी मातृभाषा में करते हैं,
उसी प्रकार अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हिंदी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी और करियर काउंसलिंग सेमिनार का श्री वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रतिकुल अधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, SRS इंटरनेशनल के निदेशक डॉक्टर पुनीत और प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र चतुर्वेदी, कुलपति प्रोफेसर PK भारती, MS डॉक्टर NK कालिया ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।